रात रानी। रात में खिलने वाला वो फूल जिसकी खुशबू इंसान को अपनी ओर खींच लेती है। शाम ढलते ही इसकी महक हवा में घुलने लगती है, धीरे धीरे चुपचाप, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी आसपास फैल रही हो। कुछ ही देर में पूरी गली, पूरा बगीचा उसकी सुगंध से भर जाता है। यह सुगंध इतनी मीठी और इतनी जादुई होती है कि अगर आप घर के भीतर हैं तो मन खुद ब खुद बाहर निकल आने को मजबूर हो जाए। छोटे छोटे हरे सफ़ेद फूल दिखने में मासूम होते हैं। रात रानी के ये फूल लोग कहते हैं घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, शांति देते हैं, इसलिए इसे आंगन या पूजा स्थान में लगाया जाता है। लेकिन हर खुशबू पवित्र नहीं होती। कहते हैं कुछ रात रानी के पौधे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रात में ही नहीं जागते, उनके साथ जागती है पुरानी परछाइयाँ भी, पुरानी कहानियाँ भी। और फिर ये कहानियाँ जागती हैं तो जहाँ ये जागती हैं वहाँ कभी कभी अजीब सन्नाटा छा जाता है। रात गहराते ही इसकी खुशबू और तेज हो जाती है, इतनी तेज कि सांस भारी लगने लगे। पुरानी कहानियां बताती है कुछ घरों में जहां अचानक मौतें हुई, जहां अधूरी चीखें दीवारों में कैद रह गई, वहीं सबसे ज्यादा महकती है रात रानी। और फिर आधी रात के बाद जब हवा बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उस खुशबू के सहारे आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। तभी लोग फुसफुसा कर कहते हैं कि ये सिर्फ फूल नहीं, एक श्राप है जो रात होते ही जाग जाता है। रात के 11:30 बज रहे थे। अलीज आज बहुत ही खुश थी। आज उसका बर्थडे था और उसके मंगेतर ऋतिक ने पूरा दिन उसे वेरी वेरी स्पेशल फील करवाया था। लेकिन अभी एक और बड़ा सरप्राइज वो उसे देने वाला था। ऋतिक की बाइक में बैठी अलीज उस सरप्राइज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब बता भी दो ऋत्विक, अब और क्या प्लान किया है तुमने मेरे बर्थडे के लिए? थोड़ा और वेट कर लो अलीज। अरे और कितना? 5 मिनट। और मेरी ये गारंटी है कि 5 मिनट बाद तुम्हें वो सरप्राइज मिलने वाला है जो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। ऋत्विक की बातों को सुनकर अलीज के चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क सा आ गया था कि आखिर ऐसा क्या सरप्राइज उसे मिलने वाला है। वो ये सोच ही रही थी, तभी रात रानी के फूलों की खुशबू उसके नाक से टकराई। रात रानी वो फूल जो अलीज को सबसे ज्यादा पसंद थे। ऋत्विक, ये तो रात रानी के फूलों की खुशबू है। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ऋत्विक ने अपनी बाइक रोकी। जहां उसने अपनी बाइक रोकी थी वहां सैकड़ों रात रानी के पौधे थे। वहां की पूरी फिजा रात रानी की खुशबू में डूबी हुई थी। अलीज रात रानी के उन फूलों को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो उन फूलों को देखकर कितनी खुश थी। रात रानी के उन फूलों को निहारते हुए अलीज की नजर सामने के एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था रात रानी बाग। वहां यह भी लिखा था कि यहां आना सख्त मना है। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? ऑसम ऋत्विक, ऑसम। यू नो, रात रानी इज माय फेवरेट। आई नो अलीज, तभी तो तुम्हें तुम्हारे स्पेशल डे पर यहाँ लेकर आया। ऋत्विक ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी अलीज भागकर रात रानी के कुछ फूल तोड़ ले आई और उसे ऋत्विक को देते हुए कहा, इसे मेरे बालों में लगा दो ना ऋत्विक। ऋत्विक मुस्कुराते हुए रात रानी के फूल उसके बालों में लगा ही रहा था कि तभी वहां एक बूढ़ा चौकीदार आया और उसने दोनों को वहां से तुरंत निकल जाने के लिए कहा। अरे क्या हो गया बाबा, हमें इस तरह यहाँ से निकलने को क्यों बोल रहे हो? देखो, तुम लोग ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बस अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अरे बाबा, रहने दो ना हमें यहाँ थोड़ी देर, आज मेरा बर्थडे है। देखो तुम लोग मेरी बात समझो, निकल जाओ यहाँ से। तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा? यहाँ आना सख्त मना है, ये जगह शापित है। क्या बाबा, भला ऐसी जगह भी शापित हो सकती है?
ये तो कितनी खूबसूरत जगह है। अलीज ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उस चौकीदार ने उसे फिर से कहा, देखो मैं बोल रहा हूं ना, जाओ यहां से, नहीं तो फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। वो ले जाएगी तुम्हें। कौन कौन ले जाएगी? बूढ़ा चौकीदार उसकी बात का कोई उत्तर दे पाता उससे पहले ही एक जोरदार चांटा उस बूढ़े के गाल पर पड़ा। किसी की उंगलियों के निशान उसके गाल पर छप गए। चांटे की आवाज और गाल पर उंगलियों के पड़े निशान ऋत्विक और अलीज दोनों ने देखा, लेकिन वो चांटा किसने मारा वो ये नहीं देख पाए। वो आ गई बच्चों, अरे भाग जाओ यहां से। मेरी बात को सुनकर नहीं तो कम से कम अपनी खैरियत के लिए भाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अलीज और ऋत्विक अब थोड़ा डर गए थे, क्योंकि वो बूढ़ा बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। यही नहीं, वो ये भी बोल रहा था कि ये जगह शापित है और यहाँ आना सख्त मना है। ऋत्विक, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। सुनो ना, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ अलीज, तुम ठीक कहती हो। ऋत्विक ने अपनी बाइक स्टार्ट की, लेकिन ये क्या, कई सारे किक मारने के बाद भी उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। ऋत्विक, क्या हुआ? कहीं पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया? अरे नहीं, अभी तो यहाँ आते वक्त टंकी फुल कराई थी। फिर भी एक बार देख लो ना। अलीज की जिद पर ऋत्विक ने बाइक की पेट्रोल टंकी का ढक्कन हटाया। वो पूरी तरह खाली था। शिट, ये पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? तभी ऋत्विक के नाक में पेट्रोल की गंध आई। उसने देखा कि उसकी बाइक की पेट्रोल की टंकी में एक बड़ा सा छेद हो रखा है और उसी छेद से पेट्रोल पूरी तरह रिस रहा है। वो कुछ समझ पाता तभी जमीन पर गिरे पेट्रोल में ना जाने कहां से आग लग गई। आग की लपटें किसी भूखे अजगर की तरह तेजी से सूखी घास और जमीन पर फैले पेट्रोल को निगलने लगी। ऋत्विक और अलीज बदहवास होकर पीछे हटे। आग की रोशनी में रात रानी के वो सफेद फूल अब दूधिया नहीं बल्कि खूनी लाल नजर आ रहे थे। ऋत्विक, ये क्या कर रहा है? ये आग अपने आप कैसे लगी? अलीज की आवाज में डर साफ झलक रहा था। ऋत्विक ने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां उस बूढ़े चौकीदार के सिवा कोई नहीं था। चौकीदार अब भी वहीं खड़ा कांप रहा था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वो बुदबुदा रहा था, वो भूखी है, उसे खुशबू मिल गई है, भागो। अचानक हवा का एक बेहद ठंडा झोंका चला। इतना ठंडा था कि आग की तपिश के बावजूद अलीज की हड्डियों में कंपन होने लगा। रात रानी की महक अब इतनी भारी और दम घोटू हो गई थी कि अलीज को चक्कर आने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके बालों में लगे उन फूलों को सहला रहा हो। ऋत्विक, मुझे अजीब लग रहा है, कोई मुझे छू रहा है। ऋत्विक ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। पागल मत बनो अलीज, यहाँ कोई नहीं है, चलो पैदल ही मुख्य सड़क की तरफ भागते हैं। जैसे ही उन्होंने भागने के लिए कदम बढ़ाए, पूरे बाग में एक साथ ही एक ऐसी हंसी गूंजी जो इंसानी नहीं लग रही थी। वह हंसी रात रानी के पौधों की टहनियों से टकराकर हर तरफ से आ रही थी। तभी अलीज का पैर किसी अदृश्य चीज से टकराया और वह गिर पड़ी। ऋत्विक उसे उठाने के लिए झुका ही था कि अचानक एक गहरा काला धुआं रात रानी की झाड़ियों से निकला और अलीज के चारों ओर लिपट गया। अलीज की चीखें सन्नाटे को चीरने लगी। ऋत्विक ने पागलों की तरह उस धुएं में हाथ मारा, पर उसके हाथ सिर्फ खाली और बर्फीली हवा ही लगी। अलीज का शरीर जमीन पर घिसटता हुआ उन घनी झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा जहां बोर्ड लगा था, रात रानी बाग आना सख्त मना है। अलीज, हाथ पकड़ो मेरा, ऋत्विक चिल्लाया और आगे कूदा। लेकिन ठीक उसी पल आग की एक ऊंची लपट उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। सिर्फ 2 सेकंड। ऋत्विक ने हाथ से आग की तपिश को हटाकर सामने देखा
तो वहां सन्नाटा था। ना धुआं था, ना आग की वो दीवार। सामने केवल रात रानी की झाड़ियां थी जो हवा में धीरे धीरे झूम रही थी। अलीस गायब थी। वहां जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, अलीस के बालों से गिरा हुआ रात रानी का वो फूल, जो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे उसे किसी ने सदियों पुराने कब्र की मिट्टी में दबा दिया हो। ऋत्विक पागलों की तरह झाड़ियों में घुस गया। अलीस, तुम कहाँ हो अलीस? तभी पीछे से उस बूढ़े चौकीदार की रूखी आवाज आई। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, वो उसे ले गई, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। कौन ले गई बाबा? कौन है वो? मुझे बताओ, मैं अपनी अलीस के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसका पता दो। उसका पता वो तो मैं नहीं जानता, पर इस रात रानी के पीछे का सच मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहानी आज से ठीक 500 साल पहले की है। उस समय महावत नगर रियासत का राजा रणजय सिंह का शासन था। रणजय सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, उसके सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। रणजय सिंह की पत्नी यानी रानी मृणालिनी से राजा बहुत ही प्यार करते थे। वो उनके बिना एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते थे। रानी मृणालिनी इतनी सुंदर थी कि कहते हैं चांद भी उन्हें देखकर बादलों में छिप जाता था। उनकी त्वचा दूध जैसी सफेद और आंखों में एक जादुई चमक थी। भारत की कई बड़ी रियासतों के राजा उनकी एक झलक पाने को तरसते थे। मन ही मन वे सभी राजा के भाग्य से जलते भी थे, लेकिन महारानी मृणालिनी के उस अलौकिक सुंदरता के पीछे एक ऐसा काला राज दफन था जिसे महावत नगर की दीवारों ने भी कैद रखा था। वो एक ऐसा राज था जिसके खुल जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो सकता था। अमावस्या की एक काली रात की बात है। महावत नगर की एक आम लड़की रत्ना, जिसकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, अपने पिता के लिए कुछ जंगली जड़ी बूटी लेकर जंगल के रास्ते गांव लौट रही थी। उसके पिता जाने माने वैद्य थे। सूरज को ढले काफी समय हो गया था और रात रानी के फूलों की मीठी मधोश करने वाली महक हवा में घुलने लगी थी। रत्ना तेज कदमों से चल रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई हलचल हुई, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती, एक धुआं के गुब्बार वहां पर उठा और वो उसमें समा गई। और जब उसे होश आया, रत्ना कोई अलग ही जगह थी और उस अनजान जगह पर जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर रत्ना आश्चर्यचकित रह गई। वहां महारानी मृणालिनी खड़ी थी, लेकिन वो रानी नहीं थी जिन्हें प्रजा पूजती थी। उनके बाल खुले थे, आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थीं। रानी के पीछे एक साया खड़ा था, भद्रकाल। काले जादू की सिद्धियों पर उसे महारत हासिल थी। उसने रानी को अमर जवानी का ऐसा लालच दिया कि रानी इंसान से हैवान बन गई। बाबा ने पुरानी यादों के पन्ने पलटते हुए बताया। भद्रकाल ने रानी को रक्त मंजरी साधना के बारे में बताया था। उसने महल के तहखाने में रात रानी का एक मायावी पौधा तैयार किया था, जिसे मिट्टी की नहीं, इंसानी लहू की प्यास थी। भद्रकाल ने रानी को बताया था कि यदि हर अमावस्या को रात रानी के फूलों के साथ एक जवान लड़की की बलि दी जाए और उसके लहू को इस पौधे की जड़ों में सींचा जाए, तो उन फूलों से निकलने वाला अर्क रानी को कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। ऋत्विक कांपते हुए बोला, इसका मतलब अलीस को भी किसी साधना के लिए गायब किया गया है? बाबा ने गर्दन हिलाई। हाँ, पर अलीस को गायब नहीं किया गया, उसे चुना गया है।
भद्रकाल की आत्मा आज भी उस अदृश्य तांत्रिक जाल को बुनती है। वो आग जो तुमने देखी वो कोई साधारण आग नहीं थी। वह भद्रकाल का अग्नि घेरा था ताकि तुम अलीज तक ना पहुंच सको। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। जहां अलीज गिरी थी वहां की मिट्टी फटने लगी और एक गुप्त सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। ऋत्विक बिना सोचे समझे अंदर कूद गया। नीचे एक विशाल पत्थर का कमरा था जहां चारों ओर रात रानी के फूलों की दीवारें बनी थी। हवा में एक अजीब सी मंत्रोच्चार की आवाज गूंज रही थी। सामने एक ऊंचे आसन पर एक धुंधली साए जैसी आकृति बैठी थी। वहीं काला जादूगर भद्रकाला और उसके सामने एक बड़े से पत्थर के पात्र में अलीज बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर रात रानी की लताओं ने उसे जकड़ रखा था। ऋत्विक चिल्लाया, अलीज! तभी वो साया बोला, रुको मूर्ख, आज 500 साल बाद एक ऐसी लड़की मिली है जिसकी रूह इन फूलों की खुशबू जैसी शुद्ध है। इसका लहू रानी मृणालिनी की प्यास बुझाएगा और मेरी साधना से रानी कभी भी अपनी जवानी नहीं खोएगी। आज 500 साल बाद भी। उसके बाद जैसे ही भद्रकाल ने अपना हाथ हवा में लहराया, अलीज के गले के पास से रात रानी की कली खिलने लगी। वह कली धीरे धीरे लाल हो रही थी। वो अलीज की जीवन खींच रही थी। ऋत्विक ने भागकर अलीज को छूने की कोशिश की, पर जादूगर ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और ऋत्विक एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि अलीज के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। वो पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी, जैसे उसका सारा रक्त उन फूलों ने सोख लिया हो। नहीं! ऋत्विक की चीख उस तहखाने में गूंज उठी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और वो पूरा तहखाना रात रानी के फूलों से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो ना वहां जादूगर था ना रानी का साया। वहां सिर्फ ऋत्विक अकेला पड़ा था और उसके बगल में अलीज की देह थी। ऋत्विक ने उसे हिलाया, अलीज उठो! पर अलीज की आंखें खुली तो वे इंसानी नहीं थीं। उसकी आंखों की पुतलियां रात रानी के छोटे सफेद फूलों जैसी हो चुकी थी। वो धीरे से मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अलीज की नहीं बल्कि उस रानी की थी जिसने उसकी देह पर कब्जा कर लिया था। अलीज उठी और धीरे से ऋत्विक के कान में फुसफुसाया, शुक्रिया ऋत्विक, मेरा नया शिकार यहाँ तक लाने के लिए। इससे पहले कि ऋत्विक कुछ समझ पाता, अलीज की देह धुएं में बदल गई और हवा में केवल रात रानी की वो मीठी जादुई लेकिन खूनी खुशबू बाकी रह गई। अलीज हमेशा के लिए वो साधना की भेंट चढ़ चुकी थी और रानी को एक नई देह मिल गई थी। ऋत्विक आज भी उस रात रानी बाग के बाहर पागलों की तरह घूमता है, अपने हाथों में मुरझाए हुए फूल लिए, ये उम्मीद में कि शायद किसी रात उसकी अलीज उन फूलों से वापस लौट आएगी।